मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग विधि के शासन का अर्थ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के रूप में, विधि के शासन का अर्थ भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में और विधि के शासन का अर्थ ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करेंगे। साथ ही विधि के शासन की विशेषता और उसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। विधि का शासन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के रूप में। राजनीतिक चिंतन यूनान से प्रारंभ होता है। यह बात समस्त राजनीतिक चिंतन के प्रसंग में तो नहीं, लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रसंग में अवश्य सत्य है। सुकरात विधि के शासन को राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च धारणा मानता है। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन तथा शासित दोनों के ही द्वारा विधि के शासन का अवश्य पालन किया जाना चाहिए, और यदि कभी अंतःकरण के आदेश पर राज्य के कानून की पालना करना आवश्यक हो जाए तो संबंधित व्यक्ति के द्वारा विधि की अवमानना के लिए निर्धारित दंड से बचने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सुकरात को विधि के शासन का सिद्धांत इतना अधिक प्रिय था कि विधि के शासन की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सुकरात ने दो प्रकार की सरकारें स्वीकार की है, कानून और सहमति पर आधारित सरकार, और नंबर 2 ऐसी सरकार जिसे कानून और जन सहमति के आधार पर प्राप्त किया जा सके। इन दोनों प्रकार की सरकारों में सुकरात कानून और जन सहमति पर आधारित सरकार के प्रबल समर्थक हैं। प्लेटो की धारणा, प्लेटो का अमर ग्रंथ रिपब्लिक है और उसने अपने ग्रंथ में दार्शनिक राज्य की निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने अपने इस दार्शनिक राजा के विवेक को कानून के बंधन से मुक्त रखा है। इस प्रकार रिपब्लिक में प्रतिपादित आदर्श राज्य में विधि के शासन के दर्शन नहीं होते। युवावस्था की रचना रिपब्लिक में प्लेटो आदर्शवादी है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था की रचना स्टेटस मैन और लॉज में वह एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आते हैं। उसने अपने ग्रंथ लाज में प्रतिपादित द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य के दर्शन के शासन का विवेक की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर विधि की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन किया है। लाज में प्लेटो ने इस धारणा का प्रतिपादन करता है कि राज्य में शासक और शासित सभी के आचरण का नियमन राज्य की मौलिक कानून द्वारा ही होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने लाज में विधि के शासन का प्रतिपादन किया है, लेकिन प्लेटो की आत्मा रिपब्लिक में ही बसती है, लाज में नहीं, और इस कारण प्लेटो को सामान्य रूप से विधि के शासन के प्रतिपादक रूप में नहीं माना जाता है। अरस्तु की धारणा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि के शासन और संविधानवाद का जनक अरस्तु को ही समझा जाता है। विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए अरस्तु ने लिखा है, ठीक प्रकार से बनाए गए कानूनों की अंतिम प्रभु होनी चाहिए। व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठकर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रसंग में सेवायन लिखते हैं, अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, निरंकुश राज्य नहीं, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य भी क्यों न हो। अरस्तु प्रारंभ से ही इस बात का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून की होनी चाहिए, कोई व्यक्ति की नहीं। उसने इस बात को अमानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, परंतु अच्छे शासन के अनिवार्य अंग के रूप में और इस प्रकार एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है। एक्विनास की धारणा, मध्ययुगीन विचारक संत थॉमस एक्विनास राजतंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है, लेकिन उसने राजपद को वंशानुगत रखने की बजाय निर्वाचित कर देने की परंपरा का अनुमोदन किया है। थॉमस का यह भी कहना है कि निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन का कार्य संविधान के अनुसार ही करे। एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बतलाए हैं: शासत्व कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, राजा के आदेश
और दैवीय कानून। कानून संबंधी समझ धारणा के प्रसंग में उनका मूल विचार यह है कि मानवीय कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। इस प्रकार एक्विनास शासन को मनमानी करने की छूट नहीं देता, वरन उनकी सत्ता पर कुछ बंधन रखता है। आधुनिक युग में तो विधि के शासन को व्यापक मान्यता प्राप्त है। फांसीवाद, नाजीवाद, नैतिकता, सैनिक तंत्र और सर्वाधिकारवाद या अधिनायकवाद के अन्य रूप इस प्रसंग में अवश्य ही अपवाद हैं, लेकिन ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि ये विचारधाराएं न तो राष्ट्रीय हित में हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय हित में। वस्तुतः विधि का शासन ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसे सभ्य और सुसंस्कृत जीवन के अनुकूल कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्त धारा इसे इसी दिशा में आगे बढ़ाती हैं। विधि का शासन प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन। भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल विचार और भावना सदैव यही रही है कि राजा को मर्यादित सत्ता ही प्राप्त होनी चाहिए, अमर्यादित सत्ता नहीं। प्राचीन भारत में राजा को सदैव ही धर्म और नैतिकता से आबद्ध माना गया है और विधि का प्रारंभिक रूप धर्म और नैतिकता के नियम ही थे। इस प्रसंग में मनु और कौटिल्य प्राचीन भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक चिंतन की धारणा को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। मनु के अनुसार राजा का प्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा तथा राज्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी है और लोक कल्याण के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह मंत्रियों को परामर्श से शासन कार्य संचालित करे। इसके साथ ही राजा का दायित्व है कि वह लोक परंपराओं को मान्यता दे तथा उसका सर्वोपरि दायित्व है प्रजा की रक्षा और लोक कल्याण। मनु स्मृति में यह स्पष्ट किया गया है कि राजा जन इच्छाओं, जन समर्थन एवं जन सहमति का विरोध नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है, लेकिन कौटिल्य राजा के आदेश को न तो कानून का एकमात्र स्रोत मानता है और न ही सर्वप्रमुख स्रोत। कौटिल्य के अनुसार कानून के स्रोत हैं धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजा के आदेश। इस प्रकार राजा का आदेश कानून का सबसे निम्नतर स्रोत है। राजा स्थापित धर्म, प्रचलित परंपराओं और शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। उसका प्रमुख कार्य इन विधियों की रक्षा करना है। कौटिल्य के राजा के संबंध में M.G. कृष्ण राव ने ठीक ही लिखा है, राजा के द्वारा स्वयं को जनता का अभिकर्ता समझा जाना है और उसे धर्मशास्त्रों एवं देश की परंपराओं के प्रतिपादित कानूनों का पालन करना है। जो राजनीतिक संविधान है और नैतिक कानून भी शासन व्यवस्था पर इन नियंत्रणों के कारण किसी भी राजा के लिए अपने आप को निरंकुश बनाना और निरंकुश सत्ता के समान आचरण कर पाना संभव नहीं है। न केवल मनु और कौटिल्य वरन प्राचीन भारत के लगभग समस्त राजनीतिक चिंतक में विधि के शासन का प्रतिपादन किया गया और उसे ही उचित माना गया है। न केवल भारतीय राजनीतिक विचारक वरन चीन का प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस भी अत्याचारी शासन का प्रबल विरोध करते हुए शासन पर नियंत्रण रख रहे और उसे अनुशासन में रखने की आवश्यकता अनुभव करता है। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन परंपरागत मूल्यों और नैतिक आदर्शों से गहरे रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए और लोक कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। विधि का शासन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के प्रसंग में विधि के शासन का एक व्यापक अर्थ है और इस व्यापक अर्थ में विधि के शासन की विवेचना की जा सकती है। विधि के शासन का आशय है कि शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी
मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। विधि के शासन की विशेषताएं। प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन को संविधान का प्रमुख अंग माना है। उनके अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, विधि की सर्वोच्चता। शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान विधि को प्राप्त है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारियों को नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो। इस संबंध में हैगन और पावेल लिखते हैं, जो लोग सरकार बनाते हैं ये लोग मनमानी नहीं कर सकते। उनको अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही प्रयोग में लानी होती है। नंबर 2, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय। डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि में समान हैं और उनके लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा सामान्य न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन की इस मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रजातांत्रिक न्यायालय नहीं हैं, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए उन कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हैं। ब्रिटेन की इस कानूनी समानता पर बल देते हुए डायसी ने कहा है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूलने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत न हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। विधि का शासन व्यक्ति के अधिकार का रक्षक। डायसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य है कि वहाँ विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के रक्षक हैं। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए है कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते आए हैं। विधियाँ नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों को किस प्रकार रक्षक हैं, इसे स्पष्ट करते हुए डायसी ने लिखा है कि न केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य न्यायिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता और न उसे वित्त रूप से किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इस अर्थ में विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी शक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग पर आधारित हो। विधि के शासन की सीमाएं। विधि के शासन का उदय ब्रिटेन में आज से लगभग 3 सदी पूर्व हुआ और आज भी ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लेखक इस बात का दावा करते हैं कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर पाया जाता है और विधि के शासन पर भी यह बात लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में हैं। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार की न्यायालय है, किंतु आचरण की दृष्टि से सभी बातें निर्भूल हैं। कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती और उनके आधार पर हम डायसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि के शासन के अपवाद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए
डायसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डायसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त है। वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। नंबर 2, लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्ति और लोक सेवकों अधिकारियों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1892 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंतर्गत ही की जानी चाहिए, अन्यथा यह काल तिरोहित हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता। सरकारी अधिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। नंबर 3, प्रदत्त व्यवस्थापन। इन सबके अतिरिक्त पिछले लगभग 60-70 वर्षों में राज्य के कार्यों और उसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन की विधि के शासन को सीमित करता है, क्योंकि डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की उस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था से विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत आघात पहुंचा है। नंबर 4, प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटिश में ऐसी बातें नहीं हैं। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर ही जाती है। डॉनमोर समिति के द्वारा 1932 में प्रकाशित दी डॉनमोर कमेटी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में कार्य करते हैं और यह एक तथ्य है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक रूप से कार्य किया जाता है और ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्याय का अनेक विषयों से संबंध में उदय हो रहा है। 1946 के राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अनुसार बीमा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील स्थानीय अपील न्यायाधिकरण में की जा सकती है, जिसमें उस क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। बीमा अधिकारी या दावेदार द्वारा आगे अपील औद्योगिक विवाद कमिश्नर के सम्मुख की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा इस बात का निर्णय किया
जाता है कि एक विशेष सत्र में कोई चिकित्सक चिकित्सा संबंधी कार्य कर सकता है अथवा नहीं। मूल्य निर्धारण अधिकारी मकान के मूल्य का निर्धारण कर सकता है, जिसके आधार पर उस मकान का किराया निश्चित किया जाता है। इस अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील मूल्य निर्धारण न्यायालय में की जा सकती है। इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायालयों की संख्या लगभग 2000 है, जिनके द्वारा लगभग 1,50,000 विवादों की सुनवाई प्रतिवर्ष की जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सामान्यतः संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट या लॉर्ड चांसलर द्वारा की जाती है। इस प्रकार के समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के ऊपर एक न्यायाधिकरणों पर परिषद की स्थापना की गई है। इन परिषदों में 15 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति लॉर्ड चांसलर के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्रवाई के नियम निर्धारित करने के संबंध में इस परिषद से परामर्श लिया जाता है और इस परिषद का कार्य सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्यों का निरीक्षण करना है। विधि के शासन की कुछ अन्य सीमाएं हैं। नंबर 5, इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता और कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों को प्रयोग करने में भी स्वतंत्र है। नंबर 6, विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर लागू नहीं होता। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर भी उन पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न ही किसी विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नंबर 7, गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने के प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। नंबर 8, सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका अभियोग सैनिक न्यायालय से ही निर्णीत होता है। चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र में को सीमित कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में विधि के शासन का एक बाहरी रूप है और उनकी आत्मा है। विधि के शासन का एक बाहरी रूप यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय होने चाहिए। विधि के शासन का यह शाब्दिक अर्थ है और क्योंकि 2 या 3 सदी पूर्व से आज की परिस्थितियां बहुत अधिक बदल चुकी हैं, इसलिए इस शाब्दिक अर्थ के विधि के शासन को अपना पाना संभव नहीं है। इंग्लैंड में भी आज विधि का शासन उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में डायसी के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है और अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्यायालयों का विकास हो रहा है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में विधि के शासन को अपना पाना संभव नहीं है, लेकिन विधि के शासन की एक भावना, एक आत्मा, उसका एक लक्ष्य है। विधि के शासन की भावना तथा लक्ष्य हैं कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता, मनमाने शासन का निषेध, ऐसी व्यवस्था जिसने व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता हो और ऐसी स्थितियां जिनमें सभी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सके। इस रूप में विधि का शासन उदारवादी चिंतन और उदारवादी लोकतंत्र का सदैव ही एक लक्ष्य रहा है और रहेगा। प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था भी यदि शासन की मनमानी पर प्रतिबंध लगाने और सभी व्यक्तियों के लिए न्याय को सुलभ करने का कार्य करती हैं, तो यह विधि के शासन के प्रतिकूल नहीं वरन निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति है। विधि के शासन की जो भावना और उसका लक्ष्य है उदारवादी लोकतंत्र, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है और रहेगा।